तो फिल्म की शुरुआत भविष्य से दिखाई जाती है, जहां जमीन पर बड़े बड़े सिंकहोल्स बन गए थे और फटने वाले ज्वालामुखियों के बाद ये बड़े मॉन्स्टर्स इन्हीं सिंकहोल्स से बाहर आने लगे, जो इंसानों पर हमला करते और उन्हें मार डालते। उन्होंने प्लैनेट की 99% आबादी को तबाह कर दिया, लेकिन पता नहीं किसी वजह से रीपर्स 8000 फीट से ऊपर के एल्टीट्यूड्स पर इंसानों पर हमला नहीं करते। इस वजह से कुछ देशों में थोड़ी सी आबादी बच गई। अमेरिका में सेफ जोन रॉकी माउंटेन्स कोलोराडो में पाए गए। यहाँ लॉस्ट गल्च रिफ्यूज नाम की एक बस्ती में एक लड़का हंटर रहता है। एक दिन वह एक बाउंड्री के पार चला गया, जो नीचे जमीन पर एक नीली लाइन से चिन्हित थी, और मुश्किल से एक रीपर के शिकार से बच पाया, जो सेफ थ्रेशहोल्ड के नीचे शिकार कर रहा था। हंटर के पिता विल इस बात पर उसे डांटते हैं कि उसने इतना बड़ा जोखिम उठाया। विल खास तौर पर चिंतित रहता है क्योंकि हंटर को एक लंग प्रॉब्लम है, जो उसे दौड़ने नहीं देती, और अपनी पत्नी तारा की मौत के बाद हंटर ही उसका अकेला परिवार बचा है। बाद में विल अपनी पड़ोसी केटी से कहता है कि हंटर बस दूसरी बस्ती को देखना चाहता था। केटी को हंटर के लिए बुरा लगता है, क्योंकि उसके गांव में कोई और बच्चे नहीं हैं जो उसके दोस्त बन सकें, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसे अपनी मां की बहुत याद आती है। इसी बीच पड़ोस में एक औरत, नीना, रीपर्स को मारने का तरीका ढूंढने की कोशिश कर रही है। वह अलग अलग धातुओं से बुलेट्स बनाकर उन्हें रीपर आर्मर पर चलाकर टेस्ट करती है, लेकिन विल उसके एक्सपेरिमेंट्स पर शक करता है। विल अक्सर तारा की यादों में खो जाता है, जो नीना के साथ एक खतरनाक मिशन पर गई थी ताकि जरूरी केमिकल्स ला सके, लेकिन एक रीपर के जबड़ों में फंसकर उसकी मौत हो गई। उसी रात हंटर को एक और अटैक आता है। विल उसे संभाल लेता है, लेकिन उसे समझ आता है कि उनकी जरूरी दवाओं का स्टॉक लगभग खत्म हो चुका है। अगले दिन विल एक लोकल शॉप से मैक्रोनी खरीदता है, जो अब एक अनमोल चीज बन चुकी है। इतनी महंगी होने के बावजूद आज हंटर का बर्थडे है और मैक्रोनी उसका फेवरेट खाना है। लेकिन हंटर यह जानने के लिए उत्सुक है कि उसके पिता अब रेडियो का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। विल समझाता है कि अब बिजली एक दुर्लभ संसाधन बन चुकी है और उसे सिर्फ हंटर की लाइफ सपोर्ट मशीन के लिए बचाकर रखना जरूरी है। विल यह भी बताता है कि मशीन के फिल्टर्स भी खत्म होने वाले हैं और उन्हें बदलने के लिए उसे सबसे नजदीकी शहर जाना पड़ेगा, जो सेफ एल्टीट्यूड के नीचे है। बाद में केटी, जो तारा की करीबी दोस्त थी, विल से मिलने आती है। वह उसे याद दिलाती है कि आज शुक्रवार है, और फिर वे दोनों याद करने लगते हैं कि इन्वेजन से पहले वीकेंड्स कैसे हुआ करते थे। तभी नीना के यार्ड से एक गोली चलने की आवाज आती है, क्योंकि वह एक और बुलेट टेस्ट कर रही होती है। वे दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, नीना की जिद देखकर हैरान हो जाते हैं। उसी रात हंटर की तबीयत एक बार फिर बिगड़ जाती है। विल उसे एक इंजेक्शन लगाता है और मुश्किल से उसके लक्षणों को कंट्रोल कर पाता है। अगले दिन विल नीना के पास जाता है और घोषणा करता है कि वह कल टाउन जाने वाला है। वह ये कहता है कि उसके पास एक सेफ रास्ता है। नीना उसे मना करती है और कहती है कि ऐसा कोई रास्ता नहीं है। विल वातु समझाता है कि हंटर के लाइफ सपोर्ट डिवाइस के फिल्टर्स लगभग खत्म हो चुके हैं और उसे अस्पताल से नए फिल्टर्स लाने ही पड़ेंगे। नीना उसे चेतावनी देती है कि नीचे जाने का मतलब रीपर्स के एरिया से गुजरना होगा, आसी है, क्योंकि आवे पेट्रोलिंग करते हैं। तभी वह विल अपना एक सीक्रेट बताता है। उसका प्लान एक पुरानी छोड़ी हुई माइन, खदान का इस्तेमाल करने का है, देता, जो कि पहाड़ के अंदर से गुजरती है और सीधे टाउन तक ले जाती है। नीना उसे याद दिलाती है कि रीपर्स अंडरग्राउंड से ही आए थे और नए माइन्स उनका नेचुरल हैबिटेट, प्राकृतिक ठिकाना है। लेकिन बैडविल अपनी जिद पर अड़ा रहता है और यह कहता है कि उसे वह माइन अच्छे से पता है। उसके मुताबिक डिस्टेंस भी ज्यादा नहीं है। वह नीना को एक मीटिंग टाइम सेट करने के लिए कहता है, लेकिन नीना साफ मना कर देती है। वह साफ मना कर देती है कि वह उसके साथ नहीं जाएगी। जैसे ही विल वहां से चला जाता है, नीना काफी देर तक एक पायरेट फ्लैग बैनर को देखती रहती है। यह वही झंडा था जिसे उसने पहाड़ों पर लहराने की कसम खाई थी, जब भी वह रीपर्स से लड़ने का कोई तरीका ढूंढ लेगी। अगली सुबह विलबैंड लोकल गनस्मिथ के पास जाता है, जो उसे एक राइफल और ग्रेनेड्स देता है। चाहे कि ये वेपन्स रीपर्स के खिलाफ ज्यादा असरदार नहीं है, लेकिन वो कम से कम उन्हें धीमा जरूर कर सकते हैं। गनस्मिथ अपना पर्सनल सप्लाई भी विल को देता है और उसे गुड लक कहकर विदा करता है। तभी जई केटी वहां आती है और गुस्से से विल पर चिल्लाती है, दो पाजी कैसे ही कि बस आए थे कि उसने उसे अपने प्लान के बारे में पहले क्यों नहीं बताया। विल उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन केटी बिना सुने खुद को आर्म करती है और अनाउंस करती है कि वह भी उसके साथ जाएगी। नीना ये देखकर केटी से चिढ़ जाती है और उसे ताना मारती है कि वह रीपर्स का सामना करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है।
क्योंकि उसने आज तक एक भी रीपर को करीब से नहीं देखा। भविष्यवाणी करती है कि यह मिशन उनके लिए मौत का कारण बन सकता है। विल फिर अपना प्लान डिटेल में बताता है। जैसे ही क्यूएस की स्लोप तक पहुंचेंगे, वे एक लिफ्ट का उपयोग करेंगे माइन के एंट्रेंस तक डिसेंड करने के लिए। उसे उम्मीद है कि उपकरण वैसे के वैसे होंगे और वह उन्हें रिपेयर करके काम करने लायक बना सकेगा। जब ग्रुप चलने लगता है तो जो एक सवाल के जवाब में नीना एक बड़ा राज खोलती है। नीना उम्मीद करती है कि वह अपनी लैब तक पहुंच सके, जहां उसे एक खास केमिकल मिल सकता है जो उसकी रिसर्च के लिए जरूरी है। नीना अपने साथ दो इन्वेंशंस भी लाई है, एक कंपास और एक डिवाइस जो रीपर्स का पता लगा सकती है, जो उनके हाई बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंपल्सेस को डिटेक्ट करता है, जो दुनिया के किसी भी प्राणी से कहीं ज्यादा पावरफुल है। जल्दी ही वे लोग एक फायर रोड तक पहुंचते हैं, हाँ, जो अस्की स्लोप से सिर्फ 1 मील दूर है। लेकिन यहीं पर सेफ जोन खत्म हो जाता है। ग्रुप बाउंड्री क्रॉस करता है और केए संभल कर आगे बढ़ता है। सबके हथियार तैयार होते हैं। रास्ते में उन्हें कुछ टूटे फूटे व्हीकल्स मिलते हैं, जिनसे वे स्कैवेंजिंग करके सप्लाईज और वेपन्स इकट्ठा करते हैं। केटी एक ग्रेनेड लॉन्चर उठा लेती है, जो किला उसकी टेक्सन परवरिश और ऐसे वेपन्स हैंडल करने की स्किल को दिखाता है। इसी बीच नीना एक रीपर के स्केल का एक टुकड़ा ढूंढ लेती है। जैसे ही वह उसे उठाती है, केटी और नीना के बीच एक गरमागरम बहस शुरू हो जाती है। केटी नीना को तारा की मौत का जिम्मेदार ठहराती है, जबकि नीना केटी को सिर्फ एक अनाड़ी और बेवजह का बोझ कहकर टाल देती है। विल बीच में आकर दोनों को अलग करता है और ए ग्रुप अपनी जर्नी जारी रखता है अबैंडन्ड स्की एरिया की तरफ। अचानक जंगल से एक दूर की हिनहिनाहट सुनाई देती है, जो सबको चौंका देती है। सभी देखते हैं कि जंगली घोड़े अब आजाद पहाड़ों में घूम रहे हैं। कुछ देर बाद वे लोग स्की रिसॉर्ट तक पहुंच जाते हैं। समिट और सुरक्षा बस थोड़ी दूर है, लेकिन नीना चेतावनी देती है कि ऊपर पहुंचना नामुमकिन है, क्योंकि एक रीपर पहले से ही आसपास है। विल और नीना बैकअप जनरेटर्स की तरफ दौड़ते हैं ताकि लिफ्ट को चालू कर सकें, जबकि केटी ग्रेनेड लॉन्चर लेकर पहरा देती है। वह उस प्राणी के जंगल से बाहर आने का इंतजार करती है, मगर कोई निशान नहीं दिखाई देता। आखिरकार वह दरिंदा पेड़ों के बीच से निकलता है। केटी फायर करती है, लेकिन ग्रेनेड चुस्त मॉन्स्टर को नहीं लगता। रीपर तेज रफ्तार से उसकी तरफ दौड़ता है। तब तक विल जनरेटर एक्टिवेट कर देता है। विल और नीना जल्दी से गोंडोला में चढ़ जाते हैं, जो ऊपर चढ़ने लगता है। विल रीपर पर गोलियां चलाता है ताकि केटी लिफ्ट टॉवर तक पहुंच सके, लेकिन केटी को जबरदस्ती उछलना पड़ता है और वह बस मुश्किल से लिफ्ट सीट पकड़ पाती है। रीपर पीछे नहीं हटता, वह अपनी टेंटिकल से केबल पकड़कर तोड़ देता है। पूरा ग्रुप नीचे गिर जाता है और बस मुश्किल से सेफ जोन तक पहुंच पाता है। उस रात वे लोग एक पुराने गार्ड हाउस में आराम करते हैं। केटी मान लेती है कि वह डर गई है। वह कबूल करती है कि उसे यह अंदाजा नहीं था कि उनका दुश्मन कितना खतरनाक हो सकता है। अब उसे लगता है कि रीपर्स सच में एक परफेक्ट प्रेडेटर हैं। नीना अपना नजरिया साझा करती है। रीपर्स ना तो कभी आराम करते हैं, ना ही इंसानों को खाकर जीवित रहते हैं। जबकि रीपर्स बिना किसी दया के इंसानों को मारते हैं। वे बाकी जीवों को नहीं छूते, जो नीना को शक दिलाता है कि शायद ये जैविक प्राणी नहीं है। जब सब सो जाते हैं, विल अपनी पत्नी टेरा के साथ हुई एक पुरानी बहस पर सोचता है। टेरा ने उससे कहा था कि वह नाह पर भरोसा करे, क्योंकि वह दुनिया को बचा सकती है। लेकिन विल को यह बात पसंद नहीं थी। उसका मानना था कि टेरा को अपनी जान जोखिम में डालने का कोई हक नहीं, खासतौर पर जब उनका बेटा हंटर इतना कमजोर है। नाह के पास कोई परिवार नहीं था, इसलिए उसके पास खोने को कुछ नहीं था। लेकिन टेरा ने उसे याद दिलाया था कि हंटर के फिल्टर्स एक दिन खत्म हो जाएंगे, और अगर वे कुछ नहीं करते तो हंटर मर जाएगा। विल उसे रोक नहीं पाया था। अगली सुबह समूह एक पुरानी माइन पहुंचता है, जो विल के लिए जानी पहचानी जगह है, क्योंकि वह पहले एक माइनर रह चुका है। लेकिन नीचे जाने वाले रास्ते सुरक्षित क्षेत्र के बाहर हैं, जो रीपर्स के हमले का खतरा बढ़ा देते हैं। साथ ही टनल्स अच्छे से सील नहीं है, जो उनके लिए और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। विल दावा करता है कि यह खतरनाक इलाका सिर्फ 2-10 मीटर लंबा है और नीना का ट्रैकर रीपर्स की लोकेशन का पता लगा लेगा। मगर नीना उसकी बात काट देती है। उसका कहना है कि डिवाइस अंडरग्राउंड काम नहीं करेगा। इसके अलावा इंसान कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जिसे रीपर्स तुरंत महसूस कर सकते हैं। अपना गुस्सा निकालने के बाद सबसे पहले नीना माइन में उतरती है। नीचे पहुंचकर उन्हें रास्ता एक वेल्डेड मेटल से बंद मिलता है। आगे बढ़ने का एक ही तरीका है, और वह है एक और लेवल नीचे उतरना। मगर यह जगह सुरक्षित क्षेत्र से बाहर है। इसके बावजूद विल ऐलान कर देता है कि वह पीछे नहीं हटेगा, और औरतें मजबूरी में विल का साथ देती हैं। वे धीरे धीरे सीढ़ियां उतरते हैं, और विल उन्हें बार बार याद दिलाता है कि ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल न करें। एक ब्रेक के दौरान केटी अपनी कहानी साझा करती है,
जब आक्रमण शुरू हुआ था, उसका अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ा हो गया था। गुस्से में उसने उसके सिर पर फ्राइंग पैन मार दिया और उसकी कार लेकर भाग गई। यही उसकी जान बचने का कारण बना। समूह नीचे उतरता है और आगे बढ़ता है। जब उन्हें लगता है कि सब ठीक है, एक रीपर अचानक सामने आ जाता है। सब घबराकर भागते हैं। विल उसे गोली मारने की कोशिश करता है, मगर रीपर बिना किसी असर के आगे बढ़ता रहता है। वह सबको एक बंद गली की तरफ धकेल देता है। विल समूह को तुरंत टॉर्च बंद करने और सांस रोकने को कहता है। रीपर अपनी टेंटिकल्स से इलाका स्कैन करता है और उनके चेहरों के बिल्कुल करीब आ जाता है। तभी विल एक फ्लेयर जलाता है, जो रीपर को चौंकाने का एक मौका देता है। सब जल्दी से एक गिरती हुई सुरंग की तरफ भागते हैं, लेकिन केटी गलत मोड़ ले लेती है। एक रीपर की टेंटिकल उसे जकड़ लेती है। विल बेचारा कुछ नहीं कर सकता, बस देख सकता है जब केटी को खींचकर और गहरे अंधेरे में ले जाया जाता है। इतनी देर में नीना एक सीढ़ी देखती है और वे दोनों तुरंत ऊपर चढ़ जाते हैं। वे मुसीबत से बस मुश्किल से बचते हैं और आखिरकार माइंस से निकलकर वापस सतह पर पहुंच जाते हैं। अब वे सेफ जोन की सीमा के ऊपर हैं। दोनों आगे बढ़ने लगते हैं और थोड़ी देर बाद एक पिकअप ट्रक मिलती है, जो लगभग सही हालत में होती है। वे तय करते हैं कि इसी से सफर जारी रखेंगे, लेकिन रात होने से पहले वे एक पुराने छोड़े हुए घर में रुकते हैं। वहां कुछ खाने का सामान मिल जाता है। डिनर के दौरान वे तारा और केटी की यादों में खो जाते हैं। विल दुखी होता है। उसे लगता है कि माइंस से निकलने का फैसला गलत था, लेकिन नीना उसे कहती है कि वह अपना गुस्सा कंट्रोल करे और उसे अपने मिशन के लिए इस्तेमाल करे। फिर वह अपनी थ्योरी बताती है। वह सोचती है कि रीपर्स की जो कठोर स्केल्स हैं, वे मैग्नेटिक डिफेंस मैकेनिज्म की वजह से हैं। अगर वे मैग्नीशियम बेस्ड बुलेट का इस्तेमाल करें तो रीपर के अंदर आग लग सकती है और उसे मारने का एक मौका मिल सकता है। लेकिन विल बहुत गुस्से में आ जाता है। वह कहता है कि यह सिर्फ एक थ्योरी है और उसके एक्सपेरिमेंट्स की वजह से ही तारा और केटी की मौत हुई। नीना बिना डरे उसे जवाब देती है। वह कहती है कि अब विल भी वैसे ही मुश्किल फैसले फेस कर रहा है। अगले दिन सुबह वे एक टाउन पहुंचते हैं और अस्पताल जाते हैं ऑक्सीजन फिल्टर्स ढूंढने के लिए। बिल्डिंग पूरी तरह से बर्बाद और लूट चुकी होती है, जो उन्हें टॉप फ्लोर पर चढ़ने के लिए मजबूर करती है। वहां एक ऑपरेटिंग रूम में विल को आखिरकार अपनी जरूरी चीज मिल जाती है, लेकिन तभी एक रीपर की आवाज सुनाई देती है, जो उन पर जल्दी हमला करने वाला होता है। दोनों भागने लगते हैं, लेकिन रीपर तेज होता है और विल को पकड़ लेता है। नीना बिना सोचे समझे एक फायर एक्स उठाती है और रीपर की टेंटिकल काट देती है। यह चीज मॉन्स्टर को और भी ज्यादा गुस्से में भर देती है। दोनों जल्दी से ऑपरेटिंग रूम की तरफ भागते हैं। वहां विल नीना से कहता है कि वह भाग जाए और खुद गैस कैनिस्टर्स पर गोलियां चला देता है। जबरदस्त धमाका होता है, जो रीपर को खिड़की से बाहर फेंक देता है। रीपर नीचे जमीन पर बेहोश पड़ा रहता है। अपना मिशन पूरा होने के बाद विल तय करता है कि वह अपने बेटे के पास लौटेगा, लेकिन नीना उसे रोकती है। वह उसे समझाने की कोशिश करती है कि अगर वह मैग्नीशियम बुलेट बना लेती है तो पूरी मानवता के बचने का एक मौका हो सकता है। वह यह वादा करती है कि जब वह सफल हो जाएगी तो एक पायरेट फ्लैग लहराएगी, एक संकेत कि रीपर्स को हराया जा सकता है। तारा और केटी की मौत बेकार नहीं जाएगी। विल चाहकर भी मना नहीं कर पाता और आखिरकार मान जाता है। दोनों नीना के पुराने लैब यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी में पहुंचते हैं। नीना तुरंत काम शुरू करती है और मैग्नीशियम बुलेट तैयार करने लगती है। जब विल उसकी सुरक्षा दे रहा होता है तो उसे एक पुरानी तस्वीर दिखती है। उसे पता चलता है कि नीना का भी एक परिवार था, जो रीपर के हमले में मारा गया था। वह सिर्फ इसलिए बची थी क्योंकि वह काम पर थी। नीना यह कन्फेस करती है कि वह हर दिन खुद को दोष देती है कि वह उस दिन घर पर नहीं थी। उसे यह भी अफसोस है कि उसने अपने परिवार को आखिरी बार गले नहीं लगाया। विल उसे तसल्ली देने की कोशिश करता है, कहता है कि वह उन्हें बचा नहीं सकती थी, लेकिन नीना उसकी बात को मना कर देती है। कहती है कि ऐसा जीना उसके लिए किसी मतलब का नहीं है। विल समझ जाता है कि उसे बुलेट पूरी करने में काफी समय लगेगा। नीना उससे हंटर के पास वापस जाने के लिए कहती है, क्योंकि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। वह वादा करती है कि वह अपना काम करती रहेगी और बाद में उससे मिलने आएगी। उसकी कार लैब के बाहर खड़ी होती है, तो विल मजबूरी में पिकअप ट्रक लेकर निकल जाता है। नीना अपने काम में लगी रहती है और तभी उसकी नजर एक पावर सेल पर पड़ती है। उसे एक नए आइडिया का एहसास होता है। वह मैग्नीशियम के बदले कोबाल्ट इस्तेमाल करने का सोचती है। जैसे ही वह बुलेट पूरी करती है, एक रीपर उस पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ विल फुल स्पीड में रोड पर भाग रहा होता है, लेकिन तभी उसके ट्रक के टायर फट जाते हैं। गाड़ी एक सड़क किनारे पेड़ से टकरा जाती है। उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, तो वह सीधे सेफ्टी लाइन की तरफ दौड़ता है, लेकिन रीपर्स उसका पीछा कर रहे होते हैं। बस सेफ्टी लाइन के पास ही विल अपनी गन निकालकर फायर कर देता है, यह सोचकर कि अब उसकी मौत तय है। लेकिन तभी एक जोर का गोली का धमाका होता है।
और हमला करने वाला रीपर एक जबरदस्त विस्फोट के साथ फट जाता है। नीना बिल्कुल सही वक्त पर पहुंचती है, अपनी कोबाल्ट इन्फ्यूज्ड गोलियों के साथ। जैसे ही वह गोली चलाती है, रीपर्स एक जबरदस्त धमाके के साथ फट जाते हैं। जब दोनों उनके बचे हुए अवशेषों की जांच करते हैं, तो एक हैरान करने वाली बात सामने आती है। रीपर्स असल में जैविक जीव नहीं, बल्कि एक एडवांस्ड एलियन मशीनें हैं। नीना का सिद्धांत सच साबित होता है, लेकिन एक रहस्य अब भी बाकी रहता है। यह सेफ अल्टीट्यूड इतना खास क्यों है? यह सोचने का समय नहीं होता। दोनों लॉस्ट गल्च लौट जाते हैं। हंटर अपने पिता को देखकर खुशी से झूम उठता है। नीना अपना पायरेट फ्लैग ऊंचा करती है, आसपास की बस्तियों को यह संकेत देने के लिए कि अब रीपर्स को मारने का तरीका मिल गया है। रेडियो कम्युनिकेशन भी बहाल हो जाता है और सर्वाइवर्स एक दूसरे को स्पेशल बुलेट्स बनाने का तरीका सिखाने लगते हैं। कुछ समय बाद नीना और विल एक मेमोरियल पर जाते हैं, जो उन सभी के लिए बनाया गया होता है जो इस लड़ाई में शहीद हो गए। वे एक गोली छोड़ते हैं जिस पर केटी का नाम लिखा होता है। जल्द ही शिकारियों की एक टीम निकल पड़ती है, कोबाल्ट बुलेट्स से पूरी तरह लैस। रॉकी माउंटेन्स में हर तरफ धमाके सुनाई देने लगते हैं, क्योंकि रीपर्स एक एक करके तबाह हो रहे होते हैं। और फिर एक पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि इंसान अपनी धरती वापस जीत रहे हैं। एक रात जब नीना अपने टेलीस्कोप से तारे देख रही होती है, विल उसके पास आकर बैठ जाता है। दोनों मिलकर आसमान की तरफ देखते हैं और तभी 3 चमकते हुए ऑब्जेक्ट्स पृथ्वी के ऑर्बिट में प्रवेश करते हैं। फिल्म अप्रत्याशित तरीके से बेहतरीन साबित होती है, एक जबरदस्त पोस्ट अपोक्लिप्टिक मॉन्स्टर मूवी के रूप में। लेकिन एक बड़ी रहस्य अब भी बाकी है। ये मॉन्स्टर्स असल में आए कहां से? अगर सीक्वल बनता है तो हो सकता है कि यह राज भी खुल जाए।